और अब हम फाइनल सेशन की तरफ बढ़ते हैं और अगले हमारे खास मेहमान हैं शलभ गोयल जी, मैनेजिंग डायरेक्टर एनसीआरटीसी। शलभ जी, बहुत बहुत स्वागत है, आप मंच पर आए। शलभ गोयल जी के बारे में बता दें, 1989 बैच के रेलवे के अधिकारी हैं और 2 आईआईटी रुड़की और आईआईटी दिल्ली से पढ़ाई कर चुके हैं। फिलहाल 2 जुलाई 2024 से नेशनल कैपिटल रीमन ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन के एमडी के तौर पर काम कर रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है, मंच पर आए सर। और मेरे सहयोगी विकास भदौरिया उनसे बातचीत करेंगे। विकास, आप भी आइए। नमस्कार, फ्यूचर समिट एनडीटीवी में आपका स्वागत है। और हमारे साथ इस वक्त जो खास मेहमान हैं शलभ गोयल हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर हैं एनसीआरटीसी के। और इनके कंधों पर जिम्मेदारी है कि देश में जो क्षेत्रीय परिवहन है, जो लोकल ट्रांसपोर्ट है, जो रीजनल कनेक्टिविटी के लिए ख़ास तौर पर उसकी कनेक्टिविटी, मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी को एनहेंस करने की और उसको बढ़ाने की, ताकि लोगों की जो यातायात की सुविधाएं हैं वो बढ़ती चली जाएं। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है, आपने व्यस्त समय में हमारे लिए समय निकाला। बहुत बहुत धन्यवाद। और हम आपसे इस बातचीत के जरिए कोशिश करेंगे कि अगले 1 दशक के भीतर जो मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी है वो लोगों को किस तरह से राहत पहुंचाने जा रही है, किस तरह से उनका आवागमन सुगम हो रहा है। और ख़ास तौर पर एनसीआर के परिप्रेक्ष्य में, चूँकि ये पूरी फ्यूचर समिट जेवर एयरपोर्ट, यमुना एक्सप्रेसवे अथॉरिटी, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी के आसपास किस तरह से सिनेरियो बदलने वाला है उस पर है। और हम ये समझना चाहते हैं कि एनसीआरटीसी इस पूरे जेवर एयरपोर्ट और यमुना इंडस्ट्रियल एक्सप्रेसवे के आसपास जो कनेक्टिविटी है, मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी है, उसमें कैसे रोल प्ले कर रहा है। सर्वप्रथम मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा, आपने मुझे यहाँ पे बुलाया। मैं बताना चाहूँगा कि अगर हम पूरे ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम को देखें तो दिल्ली मेट्रो आया, दिल्ली मेट्रो ने एक पूरा रेवोल्यूशन ला दिया और पूरे एक कंट्री में मेट्रोज़ एक के बाद एक बनते चले गए। जब मैं मेट्रो बोलता हूँ तो वो एक इंट्रा सिटी ट्रैवल है, यानी कि शहर के भीतर ही उसमें ट्रैवल करना है। जहाँ तक आरआरटीएस या जो नमो भारत जिसको हम कहते हैं, उसका मकसद ये है कि मैं जो हब है, हमारा सिटी का हब है, उस हब से 100 किलोमीटर के दायरे में, रेडियस में, मैं जो बड़े बड़े शहर हैं उनको मैं जोड़ सकूं। जैसा कि अभी दिल्ली सराय काले खां से मोदीपुरम को जोड़ा जा रहा है, जो कि करीब करीब 100 किलोमीटर के आसपास हो जाता है। और उसका मकसद ये है कि 55 मिनट में हम आपको 100 किलोमीटर का जो है यात्रा कराया जा सके। उसका मेन मकसद ये है कि जो हमारे जो सिटी सेंटर्स हैं वहाँ पे बहुत क्राउडेड है, प्रॉपर्टीज़ के दाम बढ़ रहे हैं, लोगों के लिए बहुत ज़्यादा कंजेशन है। तो अगर मैं मोदीपुरम या मेरठ या गाज़ियाबाद में रह के यहाँ पे दिल्ली में नौकरी कर सकता हूँ या वाइस वर्सा, तो मेरे लिए जो है मतलब कॉस्ट ऑफ लिविंग भी कम हो जाता है। 55 मिनट या 50 मिनट या 40 मिनट की यात्रा करके मैं मेरठ की ओर से या गाज़ियाबाद की ओर से मैं दिल्ली आ सकता हूँ। दिल्ली में मैंने नौकरी करी और शाम को मैं वापस चले जाऊं। एंड वो इतना कंफर्टेबल ट्रैवल है जिसमें कि मतलब इट इज़ एयर कंडीशन ट्रैवल है पूरा। वो टिकट्स भी बहुत कम रखे गए हैं, उसमें सीट्स बहुत कंफर्टेबल हैं, कुशन सीट्स हैं 2x2। और जहाँ तक सर्दियों का या फॉग वाला जो मौसम होता है उसमें ये इसमें टेक्नोलॉजी ऐसी इस्तेमाल की गई है कि ये फॉग से अफेक्ट नहीं होता है। इसमें सारी कैब सिग्नलिंग है, ट्रेन की गति जो एक मैक्सिमम स्पीड जो है इसकी 160 kmph है, 160 पे गाड़ी चल सकती है पूरा, हालांकि बाहर पूरा फॉग हो और कोचेस भी अंदर से हीटेड है। तो जब हम लोग इसके ट्रायल्स अभी चल रहे थे तो मैं देख रहा था कि बाहर इतनी ज़्यादा ठंड, बूंदाबांदी हो रही है, बारिश भी हो रही है, लेकिन आप कोच के अंदर बिल्कुल एक गर्म 26-27 डिग्री के टेम्परेचर पे आप पूरा ट्रैवल कर सकते हैं। तो एक पूरा सोशो इकोनॉमिक सिनेरियो एनसीआर का एक बदलने वाला है। एंड जो लोग बात दिल्ली में ही रहना प्रेफर करते थे, या मेरठ और दिल्ली की या मोदीपुरम और दिल्ली की जो दूरी होती थी वो बहुत नज़दीक अब होती जा रही है। और इस तरह से खाली ये दिल्ली से लेकर ये मोदीपुरम का तो पहला 8 कॉरिडोर है,
लेकिन जब सरकार ने पहले सोचा था, टोटल 8 कॉरिडोर ऐसे तकरीबन आइडेंटिफाई किए थे, जिसमें से 2 कॉरिडोर्स और प्रायोरिटी पे हैं। एक है दिल्ली सराय काले खां से लेकर करनाल की ओर, और अगला है दिल्ली सराय काले खां से गुड़गांव होते हुए एसएनबी की ओर टुवर्ड्स अलवर। तो ये दोनों कॉरिडोर्स की भी डीपीआर बना के हम लोगों ने हमारी मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के अंडर में आता है एनसीआरटीसी, उसकी डीपीआर भी सबमिट कर दी है। जेवर एयरपोर्ट की जहां तक आपने बात करी, हम लोगों ने गाजियाबाद से जेवर, मैं आपको रोकूंगा, जेवर एयरपोर्ट पे बाद में आएंगे। आपने करनाल और गुड़गांव के आरआरटीएस की बात की, डीपीआर आ चुकी, लेकिन इसका टारगेट कब तक का है, कब ये कंप्लीट हो जाएगी? देखिए ये बहुत मेगा प्रोजेक्ट्स हैं जिसमें कि तमाम तरह की चैलेंजेस एनकाउंटर करने पड़ते हैं। तो दिल्ली मेरठ का हमारा एक्सपीरियंस ये बताता है कि ये 6 साल में प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा, जो कि ओरिजिनल टारगेट था 6 साल का, और जून 25 तक कंप्लीट हो जाएगा। तो ये दोनों प्रोजेक्ट्स भी तकरीबन सैंक्शन होने के बाद इनका 5 से 6 साल का हमारा पीरियड रहेगा, जिसमें क्योंकि बहुत सारी स्टेजेस होती हैं, लेकिन डिफरेंट छोटी छोटी स्टेजेस में कुछ ना कुछ हम लोग खोलते जाएंगे, बट फाइनल जो होगा आप मान लें सैंक्शन के बाद तकरीबन 5 से 6 साल। तो मतलब 2030 में आप गुड़गांव और करनाल आरआरटीएस हाई स्पीड ट्रेन से सफ़र कर रहे होंगे? बिल्कुल, ये उम्मीद की जा सकती है, प्रोवाइडेड ये सैंक्शन हमारा हुए प्रोजेक्ट हमारे दोनों सैंक्शन हो जाएं, जिसकी हमें काफ़ी कुछ उम्मीद है। जी, अब जेवर एयरपोर्ट की बात कर लेते हैं, क्योंकि नया एपिसेंटर जो डेवलपमेंट का, सस्टेनेबिलिटी का, वो जेवर एयरपोर्ट बनता हुआ दिख रहा है, और बहुत हाई पोटेंशियल उस तरफ लोग देख रहे हैं, ना केवल इंडस्ट्री देख रही है, अर्बन पॉपुलेशन भी देख रही है। तो अगर अर्बन पॉपुलेशन उधर शिफ्ट होगी या उसको वहाँ पर जाना आना है अपने काम धंधे के सिलसिले में, तो कनेक्टिविटी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी की जिम्मेदारी आपके कंधों पे है। आरआरटीएस, हाई स्पीड ट्रेन, मेट्रो, तीनों से कनेक्ट करने की योजना है, दोनों से कनेक्ट करने की योजना है। इस पर आप जो पूरा रीजनल ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है उसमें कैसे बदलाव देखते हैं? बदलाव तो बहुत ज़बरदस्त रूप से पूरे एक क्षेत्र में आने वाला है, क्योंकि हम लोगों ने अभी एक डीपीआर जो है बना के गाज़ियाबाद से जेवर एयरपोर्ट के बीच में एक डीपीआर बना के, जो कि उत्तर प्रदेश सरकार की पहल पर हमें डीपीआर बनाने का कार्य सौंपा गया था, वो डीपीआर बना के हम लोगों ने अपने मंत्रालय मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स को दी है। वहाँ पे उसका इवैल्यूएशन चल रहा है, और उसमें बहुत सारे डिफरेंट ऑल्टरनेटिव्स भी एक्सप्लोर किए जा रहे हैं। फर्दर क्या हो सकता है, उन सब पे विचार विमर्श अभी मंत्रालय के साथ चल रहा है। तो बट डेफिनेटली जब भी ये बन जाता है या जो भी ऑल्टरनेट इसमें लिया जाता है, उसमें मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी पे पूरा ध्यान रखा जाएगा, और पूरी जो पब्लिक की जो रिक्वायरमेंट है उसको ध्यान में रखते हुए ही पूरा कॉरिडोर और उसका जो अलाइनमेंट उसको फाइनल किया जाएगा। अभी ज़रूरत है डेवलपमेंट के साथ इस बात का भी ध्यान रखा जाए कि आपकी प्रोजेक्ट जो हैं वो पर्यावरण के मित्र भी हों। ख़ास तौर पर ऊर्जा संरक्षण से पर ज़्यादा जोर है। इस तरह से अगर एनसीआरटीसी को देखा जाए तो किस तरह से रीजनल कनेक्टिविटी, मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी पे काम करते हुए इस फंड पर भी काम कर रहा हो? नहीं, ये आपने एक बहुत जिसको बोलते हैं कि इम्पॉर्टेंट चीज़, एक बहुत इम्पॉर्टेंट प्रश्न पूछा है, जो कि एनसीआरटीसी के लिए एक बहुत इम्पॉर्टेंट माइलस्टोन हम लोग लेके चले हैं। सबसे पहले तो अगर मैं खाली दिल्ली मेरठ कॉरिडोर की बात करूं, तो जब दिल्ली मेरठ कॉरिडोर पूरा बन जाएगा तो करीब 1 लाख व्हीकल्स, मेरे रोड व्हीकल्स जो हैं वो ऑफ द रोड हो जाएंगे। उसके करस्पॉन्डिंग जो है जो मेरा कार्बन डाइऑक्साइड एमिशंस हैं वो मेरे कम हो जाते हैं। मेरा पेट्रोल का जो आयात या इंपोर्ट जो मेरा कम हो जाता है, डीजल का इंपोर्ट कम हो जाता है, और कार्बन फुटप्रिंट्स कम हो जाते हैं। उसके साथ साथ हम लोग सोलर पे बहुत काम कर रहे हैं। सोलर पे करीब हम लोग 11 मेगावाट सोलर हम लोग लगाने के डिफरेंट प्लान है स्टेशंस पे, और जो भी लोकेशन हम लोग मिल रहे हैं। जो पेड़ हम लोगों ने ट्री ट्रांसप्लांटेशन पे काफ़ी जोर दिया है, जिससे कि पेड़ों को कम से कम क्षति पहुंचाई जा सके। वाटर रिसाइकलिंग जिसको बोलते हैं, वाटर रिचार्जिंग ग्राउंड वाटर का, अगर आप दुहाई डिपो में जाके देखें तो पूरा एक बहुत बड़ा ह्यूज सम्प बनाया है, जिसमें पूरे डिपो का पानी इकट्ठा होके आ जाता है, एंड वो पूरा ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करता है। उसी तरह से जो है, अगर ऑक्यूपेंसी सेंसर्स हम लोगों ने डिफरेंट कमरों में लगाए गए हैं। सारी जो मशीनरी है सब वो जो है, मतलब उसमें VVVF ड्राइव्स हैं, 3 फेज़ रीजनरेटिव ब्रेकिंग है, हमारी ट्रेन्स में भी रीजनरेटिव ब्रेकिंग है। तो उस तरह से एनर्जी कंजर्वेशन और एनर्जी प्रिजर्वेशन पे बहुत ध्यान दिया गया है। और अगर मेरे एनर्जी बचती है तो मेरे कार्बन फुटप्रिंट बचते हैं, और पर्यावरण के लिए ये काफ़ी मतलब
उचित एक दिशा में हम लोग बढ़ रहे हैं, हमें ऐसा लगता है। एनसीईआरटी के लिए एक सबक हुआ है क्या इस दौरान जब आप काम कर रहे हैं कि प्राइवेट और पब्लिक पार्टनरशिप के जरिए जो प्रोजेक्ट लाए जा रहे हैं उसमें क्या नया प्रयोग करने की ज़रूरत है ताकि ये जो मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी है ये और ज़्यादा इसका विस्तृत रूप और विस्तार इसमें हो सके? आपने ट्रिपल पी की बात करी। ट्रिपल पी आई थिंक इज़ द नीड ऑफ द आवर, क्योंकि गवर्नमेंट को, सरकार को कोशिश ये करनी चाहिए, जो मुझे लगता है, कि अपना पैसा हम कम से कम लगाएं, साथ साथ हम लोग जो हमारे प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स हैं जिनमें फाइनेंशियल मसल है उनको सामने लाएं और वो अपना पैसा लगा सकें, जिससे गवर्नमेंट एंड प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स के लिए दोनों के लिए एक विन विन सिचुएशन और पब्लिक के लिए एक विन विन सिचुएशन बन सके। उसका एक जीवंत उदाहरण है कि जो हम लोगों ने ONM है, ऑपरेशंस एंड मेंटेनेंस ट्रेन्स का दिया है, वो जर्मन रेलवेज़ के ड्यूशबान DB जिसको बोलते हैं, उसको 12 साल का हम लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट दिया है जिसमें पूरा ONM DB करेगा। जहाँ तक मैं समझता हूँ ये देश में एक पहला अपनी तरह का एक मॉडल है। एंड DB जब आई है, जर्मन रेलवेज़ जो आई है, तो एक बेस्ट ऑफ टेक्नोलॉजी और वहाँ की जो जर्मन रेलवेज़ की जो प्रैक्टिसेस हैं साथ अपने लेके आए हैं। एंड उसमें उनके 2-4 मेन लोग ऊपर के टॉप उनके हैं, बाकी सारा जो लोकल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन उसमें हुआ है, जो हमारे गाज़ियाबाद मेरठ कॉरिडोर के अलॉन्ग जो कॉलेजेस हैं उसके बच्चों को रिक्रूट करके जो ट्रेन्स भी चला रहे हैं, स्टेशंस का मेंटेनेंस भी कर रहे हैं, तो एक तरह से लोकल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी हुआ है। उसी तरह से जो हम लोगों ने रोलिंग स्टॉक ख़रीदा है वो ख़रीदा है एल्स्टॉम से, जो कि सावली बड़ौदा में बन रहा है। उसके साथ साथ रोलिंग स्टॉक खरीदने के साथ साथ रोलिंग स्टॉक का मेंटेनेंस भी 15 साल का बंडल अप करके उसको दिया गया है, एंड वो भी एल्स्टॉम भी एक बेस्ट ऑफ टेक्नोलॉजी लेके आया है। तो ये 2 जीवंत उदाहरण है कि अगर सरकार एंड जो एक प्राइवेट एंटरप्राइजेज अगर हाथ मिला लें और हाथ बढ़ाते हुए चलें और आपकी इंटेंशंस बहुत अच्छी हों, तो डेफिनेटली कंट्री इज़ गोइंग टू प्रॉस्पर एंड एवरीवन स्टैंड्स टू गेन। आप क्षेत्रीय कनेक्टिविटी में काम कर रहे हैं, लेकिन दिल्ली का ट्रैफिक इटसेल्फ ए बिग प्रॉब्लम। आप बाहर से वाहनों का दिल्ली में आने वाले दबाव कम कर देंगे RRTS के ज़रिए, मेट्रो के ज़रिए, कनेक्टिविटी के ज़रिए, लेकिन अभी दिल्ली में जो ट्रैफिक का दबाव है ख़ास तौर पर पीक आवर्स में, उसको कम करने के लिए क्या कोई प्लानिंग की गई है या कोई स्टडी की गई है कि उस दबाव को कैसे कम किया जाए? इसके अतिरिक्त कि जो प्रोजेक्ट अपकमिंग हैं जो 2030 में, 32 में, 35 में शुरू होंगे कि बाहर का ट्रैफिक का दबाव कम हो? हम लोग का प्रयास ये है कि लास्ट माइल कनेक्टिविटी हम लोग कैसे दे सकें। मेट्रो अपनी ओर से प्रयासरत है, हम लोग भी प्रयासरत हैं। लास्ट माइल कनेक्टिविटी के लिए एक बहुत चीज़ ज़रूरी है कि जो हमारे जो स्कूटर से, मोटरसाइकिल से या कार से जो लोग बाग चल रहे हैं, उनको मैं लास्ट माइल कनेक्टिविटी कैसे प्रोवाइड कर सकूं जिससे कि वो अपनी गाड़ी छोड़ के मेट्रो में आ सकें और उससे रोड पे कंजेशन कम हो सके। उसके लिए पूरा पार्किंग स्पेसेस पे बहुत ज़्यादा जोर दिया गया है। एंड पूरे इस कॉरिडोर में देखें, अगर दिल्ली मेरठ में करीब करीब 8000 व्हीकल्स का पार्किंग स्पेस क्रिएट किया है। तो जब हम लोग इस पूरे प्रोजेक्ट को कंसीव कर रहे थे, तो पार्किंग स्पेसेस को क्रिएट करना वॉज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ दिस कंप्लीट प्लानिंग प्रोसेस। उसके साथ साथ जो हमारी बसेस हैं, बसेस जो हैं NCRTC के साथ या नमो भारत के साथ compete ना करते हुए बल्कि कॉम्प्लीमेंट करें। उसके कारण से जितने भी बस ऑपरेटर्स हैं, हम लोगों ने यूपी एरिया में, दिल्ली एरिया में हम लोगों ने बात करने की प्रयास किया है। एंड यूपी एरिया में तो काफ़ी कुछ सफलता भी प्राप्त हुई है कि उन लोगों ने करीब करीब 17-18 नए रूट्स आइडेंटिफाई किए हैं जिस पे बसेस चल रही हैं। पुराने रूट जो कि पैरेलल चलते थे नमो कॉरिडोर के, नमो भारत कॉरिडोर के, उसको उन लोगों ने चेंज किया है। इस तरह से हम लोग दिल्ली में भी प्रयास रहते हैं कि जो बसेस हैं वो हमारे साथ कॉम्प्लीमेंट करके काम कर सकें। उसी तरह से बहुत सारे जैसे रैपिडो है एंड तरह तरह के जो हमारे जो हमारे ऑपरेटर्स हैं, उनके साथ हम लोग प्रयासरत हैं। MOU भी किए गए हैं जिससे कि एक टैंडम में पूरा काम हो सके एंड लास्ट माइल कनेक्टिविटी हम लोग दे सकें, जिससे कि कंजेशन की जो आपने बात करी वो कम हो सके। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ इसके लिए होती है मल्टी मॉडल इंटीग्रेशन। दिल्ली मेट्रो का एक बहुत बड़ा नेटवर्क है जिसने कंजेशन कम करने में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल अपना अदा किया है ओवर द ईयर्स। हम लोगों का प्रयास ये रहा है कि जहाँ पे भी नमो भारत कॉरिडोर जा रहा है
उसको दिल्ली मेरठ कॉरिडोर के साथ उसको DMRC कॉरिडोर के साथ और जो हमारे बस स्टेशन हैं उसके साथ कैसे इंटीग्रेट किया जा सके। फॉर एग्जांपल अगर मैं सराय काले खां जो हमारा नमो भारत का स्टेशन है उसकी बात करता हूँ, बराबर में ही निज़ामुद्दीन रेलवे स्टेशन है, वहाँ पे 2 बस अड्डे भी हैं, 2 DMRC की लाइंस भी आती हैं। सबको हम लोगों ने एक साथ इंटीग्रेट हम लोग कर रहे हैं और ट्रांजिशन पब्लिक का एक कॉरिडोर से दूसरे कॉरिडोर या एक मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट से दूसरे मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट कैसे सीमलेस हो सके, वो प्रयास किया है हम लोगों ने। और आनंद विहार में अगर देखें तो आनंद विहार में तो हम लोगों ने एक डिटूर लिया है। हमारा कॉरिडोर पहले सीधे जा रहा था, लेकिन डिटूर लेके हम लोग लेके आए उसको भारतीय रेल के आनंद विहार स्टेशन, और जो दिल्ली मेट्रो के 2 वहाँ पे लाइंस जाती हैं और 2 बस अड्डे जाते हैं वहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ यूपी के। तो सब को लाके हम लोगों ने एक साथ इंटीग्रेट किया है और हम लोग अब उसके लिए FOBs भी बना रहे हैं और FOBs पे आगे चल के ट्रेवलेटर भी पूरा प्लान कर रहे हैं जिससे कि सीमलेस इंटीग्रेशन हो सके। तो अगर मैं सीमलेस इंटीग्रेशन प्रोवाइड कर पाता हूँ और लास्ट माइल कनेक्टिविटी प्रोवाइड कर पाता हूँ तो पब्लिक ऑटोमेटिकली इधर आने के लिए मोटिवेट होगी, वो हमारा प्रयास है। टिकटिंग में भी इसमें हम लोगों ने प्रयास किया, जैसे कि पहले दिल्ली मेट्रो का मोमेंटम ऐप है जिससे कि आप टिकट खरीद सकते हैं। हमारा जो NCRTC का नमो भारत ऐप है, पहले क्या था कि ना अगर मुझे दिल्ली मेट्रो का टिकट खरीदना है तो मुझे उसके ऐप पे जाना पड़ेगा, मेरा टिकट खरीदना है तो मेरे ऐप पे जाना पड़ेगा, अलग अलग विंडोज़ पे लगना पड़ेगा। नाउ दोनों को हम लोगों ने इंटीग्रेट कर दिया है। इंटीग्रेट करने से क्या हुआ है कि मैं दिल्ली मेट्रो के ऐप पे NCRTC के टिकट खरीद सकता हूँ और वाइस वर्सा। तो इस तरह के कुछ प्रयास जारी हैं और बहुत सारे आइडियाज़ सजेशंस हम लोग को पब्लिक से, प्रेस से मिलते रहते हैं और हमारा हमेशा प्रयास रहता है कि उस पर हम लोग आगे बढ़ें। एटलीस्ट 50-60% भी कर पाते हैं तो डेफिनेटली हम लोग पब्लिक को मोटिवेट कर पाएंगे कि अपनी गाड़ी छोड़ के नमो भारत कॉरिडोर पे माइग्रेट कर सकें। जी, जिस तरह से दिल्ली में रिंग रोड है, उसी तरह से एक रिंग रेलवे हुआ करती थी। हम लोगों ने तो चलते भी नहीं देखी उनको, लेकिन उसको अगर ज़िंदा करेंगे दोबारा से, पूरा एक नेटवर्क है रेल का, रिंग दिल्ली के चारों तरफ स्टेशंस का नेटवर्क है, उसको क्यों नहीं ज़िंदा करते? वो भी एक लास्ट माइल कनेक्टिविटी अगर उसमें दें आप स्टेशन से और बाहर शहर के बीचों बीच आने के लिए, तो वो भी एक अच्छा कनेक्टिविटी का इंफ्रास्ट्रक्चर है आपके पास। ये विषय भारतीय रेल का है और NCRTC का विषय नहीं है, तो मेरे ख्याल से भारतीय रेल की ओर से बेहतर इसको बताया जा सकेगा। बट उसमें डेफिनेटली जहाँ तक मैं समझता हूँ, जहाँ तक मेरे को एज एन आउटसाइडर समझ में आता है कि उसमें इंडियन रेलवेज काफ़ी कुछ कर रहा है, प्रयासरत है। जेवर एयरपोर्ट की बात कर लेते हैं। ये कहा जाता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर पहले क्रिएट कीजिए तो अपने आप उस इलाके की तस्वीर बदल जाती है। जेवर एयरपोर्ट का इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट हो गया, ग्रेटर नोएडा वहाँ बस गया है, आसपास और स्ट्रक्चर इंडस्ट्रीज आ रही है, रियल एस्टेट का कारोबार हो रहा है, लेकिन जो कनेक्टिविटी है वो एक बड़ी समस्या है आज भी। एक्सप्रेसवे के अलावा वहाँ पर ना तो अभी मेट्रो का नेटवर्क है उस तरफ जाने के लिए, ना अभी रेल का नेटवर्क है। तो कुल मिला के वाहनों का दबाव सड़कों पर बढ़ना ही है जैसे ही वो एक नया स्ट्रक्चर खड़ा होगा। तो इससे पहले एयरपोर्ट चालू हो, इस पर क्यों नहीं ध्यान दिया गया कि वहाँ पर मेट्रो रेल की कनेक्टिविटी भी कर दी जाए? देखिए, ये सारे जो प्रोजेक्ट्स हैं, मेट्रो के हों, चाहे NCRTC का हो या इंडियन रेलवेज़ का हो, सारे बहुत कॉस्ट इंटेंसिव प्रोजेक्ट्स हैं। तो जो मिनिस्ट्री हमारी है, मंत्रालय, वो एक ऑप्टिमल सॉल्यूशन निकालने की हमेशा कोशिश करता है, प्रयासरत रहता है कि कौन सा प्रोजेक्ट सैंक्शन करें जिससे मैक्सिमम एक आउटपुट मिल सके एंड क्या कौन सा अलाइनमेंट मुझे बेस्ट आउटपुट देगा। तो मिनिस्ट्री से जितनी हमारी बातचीत हुई है वो लोग इस दिशा में अभी प्रयासरत हैं। इस पूरे रीजन की अगर आप दिल्ली NCR रीजन की बात करें तो मल्टीपल एक्सप्रेसवेज आसपास से गुजर रहे हैं, लेकिन उनके बीच कनेक्टिविटी इशू है। EPS है, ईस्टर्न पेरिफेरल है, वेस्टर्न पेरिफेरल है, नीचे से उसके 2 एक्सप्रेसवे गुजर रहे हैं, लेकिन उनकी कनेक्टिविटी नहीं है। यमुना एक्सप्रेसवे की नहीं है, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे है, उनकी कनेक्टिविटी नहीं है। ये कनेक्टिविटी आपको नहीं लगता कि जब ये एक्सप्रेसवे बन रहे थे उन्हीं के साथ उस समय डिजाइन कर लेनी चाहिए थी? कनेक्टिविटी देखिए, रोडवेज़ में पूरे कंट्री में एक जाल बिछाया जा रहा है और NCR में भी उस जाल को बिछाया जा रहा है।
बट हाँ, मतलब हम लोग का जो एक प्रेशर है, प्रेशर गवर्नमेंट के सामने चैलेंज ये रहता है कि पॉपुलेशन हमारी बढ़ रही है, नंबर ऑफ़ व्हीकल्स बढ़ रहे हैं। नंबर ऑफ़ व्हीकल्स एक इकोनॉमिक इंडिकेटर हो जाता है कंट्री के लिए। तो गवर्नमेंट एक पेस रखने की कोशिश करती है, बट जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि बहुत कॉस्ट इंटेंसिव प्रोजेक्ट्स हैं, प्रायोरिटाइजेशन करने की कई बार आवश्यकता हो जाती है। अगर आप याद करें, दिल्ली में आज से 5 साल पहले, या कंट्री में बात करें 5 साल पहले क्या था, या 10 साल पहले क्या था, या 15 साल पहले क्या था, तो हर साल आप पाएंगे कि जो रोडवेज़ का नेटवर्क है, रेलवेज़ का नेटवर्क है, और दिल्ली मेट्रो का नेटवर्क है, या जो अब RRTS आ गया है, उसका नेटवर्क बढ़ता जा रहा है। तो गवर्नमेंट अपनी ओर से पूरी प्रयासरत है कि कैसे जो इंक्रीजिंग डिमांड्स हैं और जो हमारे कम्यूटर्स की और पब्लिक एट लार्ज की जो एस्पिरेशंस है, उसको कैसे फुलफिल किया जा सके। अभी हमने देखा हाल ही में ग्रेटर नोएडा तो बसा ही है, ये तो काफ़ी पुराना मॉडल है, लेकिन बड़े शहरों के आसपास 50-60 किलोमीटर दूर छोटे छोटे अर्बन टेरिटरी क्रिएट करने की ज़रूरत है। जैसा कि यूरोप अमेरिका में होता है कि बड़े शहरों से लोग 60 बड़े शहरों की और 60-70 किलोमीटर दूर से आते हैं और वहाँ छोटी छोटी टेरिटरी क्रिएट होती हैं। तो एक्सप्रेसवे का जो नेटवर्क दिल्ली के आसपास बन रहा है, वहाँ पर इस तरह की अर्बन टेरिटरी क्रिएट करने की ज़रूरत है, ताकि जो उसके आसपास के छोटे शहर हैं उन पर भी आबादी का दबाव कम हो। आपने बिल्कुल सही कहा है। उसका अभी जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, मेरठ में पूरी एक नई टाउनशिप डेवलप की जा रही है, और वो आउटकम है जो दिल्ली मेरठ कॉरिडोर बन रहा है। उसी तरह से गाज़ियाबाद में भी जो है पूरी एक टाउनशिप डेवलप की जा रही है, और जिसको हम ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट बोल देते हैं एक तकनीकी उसमें। तो ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट में गवर्नमेंट ऑफ यूपी का और गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली का बहुत ज़्यादा जोर है, और सेंट्रल गवर्नमेंट का भी बहुत ज़्यादा जोर है। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि जैसे 2 टाउनशिप मेरठ और गाज़ियाबाद में बनी है, जगह जगह इस टाइप की और टाउनशिप्स बनेंगी, और जिसको एक बोलते हैं अर्बन कॉन्ग्लोमरेशन। तो दिल्ली पे इस टाइप का प्रेशर कम होगा, और वो प्रेशर जो है डिस्ट्रीब्यूट होगा करीब 100 किलोमीटर के दायरे में। आई एम श्योर ऐसा होने वाला है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया शलभ गोयल जी, आपका आपने NDTV के लिए वक्त निकाला फ्यूचर समिट में, और उम्मीद है कि जो फ्यूचर प्लान्स हैं आपके, वो निश्चित रूप से मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी को एक नया आयाम देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।